नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत कुमार। स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, काफ़ी दिन के बाद वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आएगी। और दोस्तों देखिए, ये वीडियो है किस चीज़ से संबंधित ये आपको बता दूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एनईपी 2020 लागू हो चुकी है, आ चुकी है, तो उसके बारे में ये है। एनईपी क्या है? मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, ये उससे संबंधित वीडियो है। तो आपने देखा होगा, इससे भी पहले हमारी दो शिक्षा नीति लागू हो चुकी हैं। एक 1968 में जो कोठारी आयोग की अध्यक्षता में मतलब उसे लागू किया गया। दूसरा हमारा 1986 में हुआ था। 1986 जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके मतलब शासनकाल में इसे लागू किया गया था 1986 वाली को। और 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो 1992 में संशोधित किया गया था, अर्थात जो उसमें कमियां थी उसे बदल के 1992 में मतलब उसमें संशोधन किया गया। उसके बाद ये हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, ये 29 जुलाई 2020 को मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब इसे इसका गठन किया गया। और ये जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसे लागू किया गया। जैसे 1986 की अगर पैटर्न की हम बात करते हैं तो उसका 10+2+3 था। लेकिन अगर हम वर्तमान शिक्षा नीति की बात करते हैं यानी 2020 वाली, तो इसका जो पैटर्न है दोस्तों वो है 5+3+3+4। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है हमें यानी कक्षा 2 तक ही 5 साल गुजारने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा 3, यानी कक्षा 2 तक 5 हो गए। फिर हमारा जो 3 है वो हमारा 5 तक हो जाएगा। उसके बाद 3 वो 8 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 4 है तो वो इंटर तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है क्या है भाई, अब आपने देखा होगा कि अभी जो सारे शिक्षक गण हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है निपुण भारत के तहत। निपुण भारत के तहत FLN प्रशिक्षण चल रहा है। तो निपुण क्या है भाई? निपुण की देखिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बता दें, निपुण क्या है। इसके निपुण की अगर पूरा नाम की बात करते हैं तो ये पहले जो मिशन प्रेरणा था उसका नाम बदलकर निपुण भारत कर दिया गया। तो ये क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, इसका पूरा नाम है। इसके अंतर्गत जो प्रशिक्षण हमारा चल रहा है FLN का, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी संख्या बुनियादी संख्या साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तो उसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें भी ये सब रूल्स इसके बारे में बताया गया। जो नई शिक्षा नीति है वहां भी बार बार इस पर जोर दिया गया कि नई शिक्षा नीति को अच्छी तरह से पढ़ लें, इससे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल जो शिक्षक भाई हैं उनके लिए ही यह वीडियो जरूरी हो, ये सभी के लिए जरूरी होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की अधिकतर संभावना है। इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है आपको पता होगा। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जो हमारी नई शिक्षा नीति बनती है तो उसमें जो पुरानी शिक्षा नीतियों में कमियां रह जाती हैं उसमें संशोधन करके उसमें सुधार करके नई शिक्षा नीति को बनाया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है और जो पुरानी शिक्षा नीति है उसमें क्या नहीं था और इसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन जो अनुपात है वो हमारा कितना हो जाएगा? 100% लाने का लक्ष्य किया गया। यानी 2030 तक उसे जो है 100% यानी GER को लाने का लक्ष्य किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए उसमें क्या है भाई, आपको पता भी होगा कि सबसे पहले जो है हमारी जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बारे में भी पूछ लेता है तो भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसलिए साथ साथ आपको बताता चल रहा हूं। उसके बाद हमारा जो कोठारी आयोग है 1964-66 की सिफारिश के आधार पर 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। ये किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उनके शासनकाल में ये हुआ था। 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया। कितने में? 1985 में। ठीक है, किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों जैसे बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक और जो प्रशासकीय आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी। और 1986 में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया। यानी जो 1986 वाली थी ये बात उसकी चल रही है, तैयार किया
जिसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि यह सारे देश को एक समान शैक्षिक ढांचे में मतलब स्वीकार करती है या किया गया, मतलब पूरे देश में जो इसे भी माना गया। और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 को ही अपनाया, यानी जो इसका पैटर्न था 10+2+3 को ही अपनाया। 2014 के आम चुनाव में जब बीजेपी जो मतलब ये सत्ता में आई थी तो इसने जो है चुनावी घोषणा में यह वादा किया था कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। तो उन्होंने जो 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया, यानी जनता ने जैसे ही सलाह दिया यानी बताया कि इसमें ये कमियां हैं, ज़रूरत है नई शिक्षा नीति की, तो तब ये 1920 यानी 29 जुलाई 1920 में ये नई शिक्षा नीति को लेकर के आए। 1986 में जो हमारी नई शिक्षा हमारे 1986 में जो शिक्षा नीति बनी थी वह उसमें जो संशोधन किया गया था तो ये 1992 में किया गया था। जो मतलब जो बदलाव की ज़रूरत थी वो किया गया था, तो भविष्य में भी इसमें बदलाव की ज़रूरत हो सकती है तो किया जा सकता है। अब देखिए इस जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो मुख्य बदलाव क्या क्या किया गया है, पहले क्या था और अब क्या कर दिया गया, तो देखते हैं। देखिए पहले क्या था, मानव संसाधन जो मंत्रालय था उसका जो नाम बदलकर आज क्या कर दिया गया, वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। भाई पहले क्या था, खेल संगीत योग जो सहायक विषय के रूप में चुनने पड़ते थे, यानी इन्हें हम सहायक विषय के रूप में ले सकते थे, ऑप्शनल थे। लेकिन अब जो ऐसा नहीं है, खेल संगीत और योग जो है एक मुख्य विषय के भी रूप में हम ले सकते हैं। पहले एमफिल था, एमफिल हम कर सकते थे, लेकिन अब जो ये एमफिल खत्म कर दिया गया। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल की स्नातक डिग्री के बाद 2 साल परास्नातक के बाद सीधे हम पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। अब शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च होगा, यानी ये लगभग पहले के समान ज़्यादा नहीं है बदलाव इसमें जो खर्च करने की बात की गई है। और शिक्षक प्रशिक्षण पर कम जोर दिया जाता था पहले, लेकिन आज अगर वर्तमान की बात करते हैं तो प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हमारे जो बीआरसी केंद्र पर आजकल प्रशिक्षण हो रहे हैं तो प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि बालक को खेल के द्वारा, कौशलों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा किस तरह से बालक को सिखाया जाए, ये सब नई शिक्षा नीति में अधिकतर मतलब कहने का मतलब ये खेल खेल में ही शिक्षा देने का प्रयास इसमें किया गया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें कानूनी और चिकित्सा संबंधित जो विषय हैं उन्हें छोड़ करके सारे विषयों को जो उसमें रखा गया। कानूनी मतलब जैसे हमारे जो संविधान से संबंधित हो गए और जो ये क्या चिकित्सा विषय जो डॉक्टरी से संबंधित हो गए, इन्हें छोड़ करके सभी विषयों को इसमें रखा गया। यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का जो गठन है इसके अंतर्गत। अब देखिए अब अधिकतर कार्यक्रमों को विद्यालय स्तर पर ही किया जाने का निर्णय लिया गया। यानी नई शिक्षा नीति में ऐसा है कि विद्यालय स्तर पर ही अधिकतर कार्य किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विद्यालय स्तर पर नहीं उसे घर किया जाए या फिर कहीं अलग कराया जाए, क्योंकि विद्यालय स्तर पर अगर किसी कार्यक्रम को हम कराते हैं तो बच्चों में भी उसका जो मतलब सीखने का विकास होता है। उन गतिविधियों को, उन चीज़ों को जो हम विद्यालय स्तर पर कराते हैं तो बच्चों में धीरे धीरे बोलने की क्षमता का भी विकास होता है और तरह तरह के कौशल विकसित होते हैं। इसके बाद प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी ढंग से जो मतलब फीस वसूल की जाती थी, अब उसमें भी बाउंडेशन लगा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि मनमानी ढंग से जो फीस को नहीं वसूलेंगे। और जो पहले समूह के अनुसार जो विषय चुने जाते थे, लेकिन अब जो उसमें बदलाव किए गए हैं। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहा है वह संगीत को भी अपने विषय के साथ मतलब कर सकता है, उसे ले सकता है, संगीत को भी ले सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब नेशनल साइंस फाउंडेशनल की तर्ज पर जो है अब क्या हुआ भाई, नेशनल रिसर्च फाउंडेशनल किया गया, ठीक है, लाई गई है, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान से संबंधित जो है मतलब उसमें जागरूकता लाने की कोशिश की गई है। अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स को बीच में निश्चित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है, अब ऐसा कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर मान लो आप किसी कोर्स को कर रहे हो और आपको इच्छा कर रही है कि इस कोर्स को मैं बीच में कुछ निश्चित समय के लिए छोड़ दूं और दूसरा कर लूं, तो आप अब ऐसा कर सकते हो, लेकिन पहला ऐसा नहीं था। साथ साथ आप सामाजिक विज्ञान को भी मतलब उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी अगर आप विज्ञान का कोर्स कर रहे हैं, विज्ञान संबंधी कर रहे हैं, तो आप जो सामाजिक विज्ञान को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ऐसा पहला नहीं था। शिक्षा नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा, यानी पहली और दूसरी कक्षा में गणित और भाषा पर बहुत जोर दिया गया, अर्थात सीखने पर जोर दिया गया। इसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी में जो है लेखन क्षमता पर भी जोर दिया गया है। कहने का मतलब ये लेखन क्षमता बाद में कराने की जरूरत है। स्कूल में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर अब जो 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया गया है,
जिसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशनल स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी, यानी 3 साल करने के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। ठीक है। चौथा स्टेज 9 से 12 तक का 4 साल, यानी दो क्या कह सकते हैं, तीसरा जो स्टेप होगा हमारा, इसके बाद 3 साल 6 से 8 तक। चौथा स्टेप हमारा जो 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं की कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, तो अब जो है वो 9th के बाद अर्थात कक्षा 9 के बाद ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। शिक्षण के माध्यम के रूप में 1 से 5 तक मातृभाषा का प्रयोग अनिवार्य है। इसे जो है 6 से 8 तक भी मतलब ज़्यादातर प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ऊपर की कक्षाओं में भी मातृभाषा पर ही जोर दिया गया है कि मातृभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। क्योंकि आपको पता भी होगा, अगर हम किसी भी बच्चे को मातृभाषा में सिखाते हैं तो बच्चा जो है, जो मतलब कह सकते हैं जो उसका रेस्पॉन्स है, जो उसकी सीखने की क्षमता है, उसमें बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अच्छी तरह से, जल्दी से विकास होता है। इसलिए हमें मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे एकदम किताबी भाषा को नहीं सीख पाते या समझने में उन्हें दिक्कत होती है। इसलिए अपनी मातृभाषा को ही सिखाने का प्रयत्न करें भी, और ये नई शिक्षा नीति में भी मतलब इसे रखा गया है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोई कोर्स मतलब छोड़कर चले जाते हैं। पहले चले जाते थे, जैसे मान लो कोई कोर्स छोड़ के चले गए, 1 साल किया कोर्स छोड़ के चले गए, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। अब ऐसा कर दिया गया कि अगर मान लो आप 1 साल करते हैं तो आपको जो उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल आप कर लेते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 या 4 साल आप कर लेते हो तो आपको जो डिग्री का प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। अब जो ये मिलेगा आपको 6वीं से ही जो वोकेशनल कोर्स की अब शुरुआत की गई है। कहने का मतलब ये है जो प्रोफेशनल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो व्यावसायिक कोर्स है, इसे कक्षा 6 से ही मतलब बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अब जो है कक्षा 6 में ही मतलब इन चीज़ों को सिखाया जाएगा कि आपको जो है जीवन यापन किस तरह से करना है। ठीक है। तो ये थी नई शिक्षा नीति की जो मुख्य बदलाव किए गए हैं। और इसके बाद जो भाई इस शिक्षा नीति पर प्रतिक्रियाएं भी मिली। क्या क्या प्रतिक्रियाएं मिली, जैसा इसे लागू किया गया तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहीं। तो देखिए, NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा के उपरांत बुद्धिजीवियों, आम जनता एवं शिक्षा जगत में मिली जुली प्रक्रिया रही है। वहीं मुख्यतः इसमें बदलावों का स्वागत किया गया। जो बदलाव किए गए हैं भाई सभी ने उसे स्वीकार किया है, लेकिन इसके कई लक्ष्यों को पूरा होने पर संदेह व्यक्त किया गया है कि जो लक्ष्य इसमें रखे गए हैं तो उनका पूरा होना नामुमकिन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन एकदम हो, लेकिन ऐसा माना गया है, जो बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा ऐसा माना गया है। और उन्होंने माना है कि शिक्षा पर जो GDP का 6% खर्च है, ये जो बहुत ही पुराना है, पहले भी लगभग इतना ही होता था, तो इसलिए इसमें मतलब कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। JNU के यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति एम जगदीश माथुर ने इस शिक्षा नीति को जो समावेशी कहा है। समावेशी मतलब सबको साथ ले जाने वाली या सबको साथ लेकर के चलने वाली कहा है। कांग्रेस नेता एवं सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इस नीति में रखे गए ऐसे जो नियम है वो ऐसे हैं जिनकी पूर्ण होने की संभावना कम है। और BCC के अनुसार इस नीति में RSS की पद्धति और योजना को शामिल किया गया। ठीक है। और DU के संगठन टूटा ने इसकी जो कड़ी आलोचना की है और इसे जो आपत्तिजनक माना है, जिसकी कहना है कि इसके द्वारा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बोर्ड ऑफ गवर्नर के जिम्मे झोंक दिया गया है, जो बहुत ही अनुचित है और आलोचना पूर्ण है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों इसकी प्रतिक्रियाएं जो मतलब लोगों के द्वारा दी गई। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि भी देखिए, जो निपुण भारत, मैंने उसकी पूरी फुल फॉर्म बता दी थी। FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये भी मैंने आपको बता दी थी, जिसका हिंदी अगर बात करते हैं तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है। ठीक है। और GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये जो दोस्तों जो मैंने नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जानकारी आपको दी है, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये इससे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए प्रत्येक
जो स्टूडेंट्स है, प्रत्येक जो विद्यार्थी है, जो मेरे साथी हैं, तो इसे देखने का कष्ट करें, क्योंकि समय समय पर अगर आप अपडेट होते रहते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको जो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता भी है कि तरह तरह की सूचनाएं, तरह तरह के नियम आज शिक्षा पर बनते रहते हैं, तो इसलिए जो है हमें इस वीडियो को देखने की बहुत ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगी। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।